मध्य पूर्व में जिस तरीके का हाहाकार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से बना हुआ है, जो उन्होंने ईरान पे किया, मध्य पूर्व उसकी आग में तप रहा है। मैं इस समय जॉर्डन में मौजूद हूं, मैं आगे इजराइल की तरफ बढ़ रही हूं। चूंकि एयरपोर्ट्स बंद हैं, इसीलिए आपको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए भी इसी तरीके से सड़क के रास्तों से जाना होता है, जिस दिन आपको कोई एयरपोर्ट कुछ देर के लिए खुला हुआ मिल जाए। जॉर्डन के भी हालात में आपको बताऊं, आज 2 मिसाइल इंटरसेप्ट यहां के आसमान में किए गए हैं। सबसे पहले आपको हम युद्ध के हालात दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी अशरफ वानी बेरूत लेबनान से हमारे साथ रहेंगे। आशुतोष मिश्रा दुबई से जहां की हालात वो बताएंगे। सबसे पहले देखिए युद्ध का ये अपडेट। तेहरान एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी। ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर जोरदार हवाई हमले हुए हैं। आसमान से बरसती आग के बीच ईरान ने तेवर दिखाते हुए साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए सरेंडर नहीं करेंगे। युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की माफी और चेतावनी दोनों एक साथ आई हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा, अब हम किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले हम पर कोई हमला न करें। वेस्ट एशिया के महासंग्राम में फंसा पाकिस्तान। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो। सऊदी ने पाकिस्तान को सुरक्षा समझौते की याद दिलाते हुए मोर्चे पर तैनात होने को कहा है। ट्रंप की हत्या की साजिश नाकाम। अमेरिका के ब्रुकलिन कोर्ट ने 48 साल के आसिफ रजा मर्चेंट को दोषी करार दिया है। ईरानी कनेक्शन वाले इस पाकिस्तानी शख्स पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने और आतंकवाद फैलाने का आरोप सिद्ध हो चुका है। अब इसे उम्र कैद होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। दूसरी तरफ ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि यह युद्ध बहुत लंबा खिंचेगा। उधर ईरान का दावा है कि उनके हमले के डर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पीछे हट गया है। सऊदी रक्षा मंत्री ने ईरान को आगाह किया है कि कोई गलतफहमी न पाले। पिछले एक हफ्ते से जारी इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद अब सऊदी भी कड़े तेवर दिखा रहा है। ट्रंप ने अपने सैन्य उद्देश्यों को और बड़ा कर दिया है। अब अमेरिका सिर्फ रोकने के लिए नहीं, बल्कि ईरान के शासन को पूरी तरह झुकाने के लिए हमला कर रहा है। ये जंग अब और भयानक मोड़ लेने वाली है। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिसके बाद पूरे गल्फ रीजन में हजारों भारतीय फंस गए हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करके सबको सतर्क रहने को कहा है। पुणे के आदि इंडस्ट्रीज पर इस युद्ध की मार पड़ने वाली है। ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। कच्चे माल के दाम और माल ढुलाई का खर्च आसमान छूने वाला है। ईरान से लौट रहे भारतीयों ने वहां के भयानक मंजर बयान किए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग अपनों को सुरक्षित पाकर रो रहे हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट और जबरदस्त अशांति है। 2 चीजें इस युद्ध में बेहद निर्णायक है। सबसे पहला मिसाइल, उसकी शक्ति, और दूसरा एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के मामले में इजराइल और अमेरिका का कोई सानी नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जॉर्डन में, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर जब युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया था, उसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो अमेरिका को परेशान कर सकती हैं, उसकी परेशानी बढ़ा सकती हैं। लेकिन एयर डिफेंस कैसे इस युद्ध में निर्णायक बना हुआ है, उसकी एक अद्भुत तस्वीर हमारे सामने आती है। ये सैटेलाइट तस्वीर जॉर्डन की है, जहां ईरान के मिसाइलों की छाप साफ नजर आ रही है। ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड को ही नेस्तनाबूद कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में जॉर्डन के मुवाकफ साल्ती एयर बेस के पास रेत में लगभग 13 फीट चौड़े 2 बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये संकेत है कि रडार सिस्टम को सटीक रूप से निशाना बनाने के लिए 1 से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया होगा। जिस रडार को निशाना बनाया गया वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का AN/TPY-2 ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन बनाती है। ये रडार अत्यंत उन्नत तकनीक से लैस होता है और इसका उपयोग आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को काफी दूरी से पहचानने के लिए किया जाता है। इस रडार की कीमत लगभग $50 करोड़ के आसपास होती है। ये रडार सिस्टम 5 बड़े ट्रेलरों पर स्थापित होता है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 40 फीट लंबा होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इन सभी ट्रेलरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। थर्ड बैटरी सिस्टम फरवरी से ही जॉर्डन के इस एयरबेस पर तैनात था।
ये ठिकाना ईरान से करीब 500 मील दूर था और कई सालों से अमेरिका के लिए क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। लेकिन ईरानी हमलों के बाद सब खत्म हो गया है। दोनों ही तरफ से आसमान में युद्ध के जलते हुए सबूत साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमला, दूसरी तरफ इंटरसेप्शन। ईरानी मिसाइलें जब इजराइल की ओर दागी जाती हैं, तो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उन्हें कई स्तरों और अलग अलग स्थानों पर इंटरसेप्ट या मार गिराने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले लॉन्च क्षेत्र के ऊपर मिसाइलों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। ये काम आमतौर पर खुफिया जानकारी या साइबर ऑपरेशन के आधार पर किया जाता है। हालांकि ये चरण कम ही संभव होता है, क्योंकि लॉन्च साइट का तुरंत पता लगना मुश्किल होता है। इजराइल की ओर आने वाली मिसाइलें अक्सर इराक, सीरिया और जॉर्डन के ऊपर से गुजरती हैं। यहाँ ऊंचाई पर काम करने वाले इजरायली मिसाइल रक्षा सिस्टम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एरो 3 ये बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। एरो 3 की रेंज 2400 किलोमीटर है। एरो 2 ये मिसाइलों को ऊपरी वायुमंडल में इंटरसेप्ट करता है। एरो 2 की रेंज 150 किलोमीटर है। अगर कोई मिसाइल पहले के चरणों से बच जाती है, तो यहाँ पर इजराइल की अगली रक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। यह है डेविड्स स्लिंग। ये सिस्टम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस स्तर पर इंटरसेप्शन आमतौर पर भूमध्य सागर या जॉर्डन और लेबनान के पास हवाई क्षेत्र में होता है। डेविड स्लिंग्स की रेंज 40 से 300 किलोमीटर है। इसके बाद भी मिसाइलें अगर बचकर आगे निकल जाती हैं, तो इजरायली शहरों के ऊपर अंतिम रक्षा परत काम में आती है, आयरन डोम। ये सिस्टम रॉकेट, ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलों को सीधे इजराइल के शहरों के ऊपर या लक्ष्य के पास ही मार गिराता है। आयरन डोम की रेंज 4 से 70 किलोमीटर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल को हो रही है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से। आसमान में आग की लकीरें, रडार को चकमा देती रफ्तार, और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी हाइपरसोनिक तकनीक। ईरान ने अपनी फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क डेविड स्लिंग एरो और आयरन डोम को भी चुनौती दे दी है। जानते हैं इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी रफ्तार। माक 5 से माक 20 तक की रफ्तार, यानी करीब 17,900 किलोमीटर प्रति घंटा, या यूं कहें करीब 10,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार। इतनी तेज कि एयर डिफेंस सिस्टम के पास उसे पहचानने, ट्रैक करने और रोकने के लिए बहुत कम वक्त बचता है। इस मिसाइल की उड़ान भी आम मिसाइलों जैसी नहीं होती। लॉन्च के वक्त एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और हाइपरसोनिक स्पीड दे देता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाता है और वॉरहेड ले जा रहा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी अलग उड़ान शुरू करता है। वायुमंडल में दोबारा दाखिल होते ही ये ग्लाइड व्हीकल अपनी एरोडायनामिक डिजाइन और छोटे लिक्विड फ्यूल इंजन की मदद से लगातार दिशा बदलता रहता है। यानी ये सीधी लाइन में नहीं उड़ता, बल्कि 12 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच अचानक मोड़ लेते हुए आगे बढ़ता है। और जैसे ही लक्ष्य के करीब पहुंचता है, ये और नीचे आकर माक 5 से ज्यादा की स्पीड पर तेज मोड़ लेता है। यही वजह है कि आसमान में आपको कभी कभी ड्रैगन की पूंछ जैसी लहराती हुई आग की लकीरें दिखाई देती हैं। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर तय पैराबोलिक रास्ते पर चलती हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम उनके रास्ते का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन फतेह उस पैटर्न को तोड़ देती है। नतीजा, राडार सिस्टम भ्रमित हो जाता है और टारगेटिंग एल्गोरिदम के लिए इसकी ट्रैजेक्टरी का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही जिस तरीके से ईरान की तरफ से अपने पड़ोसियों पर निशाना साधा गया, हर कोई सकते में आ गया। हालांकि ये भी साफ किया गया बार बार कि केवल उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान पर आक्रमण आ रहे हैं, यानी कि जहां पर यूएस के बेसिस हैं। लेकिन शायद ईरान को युद्ध आगे बढ़ते बढ़ते ये समझ में आ गया है कि दुश्मनों की संख्या जितनी बढ़ेगी युद्ध में, उसकी स्थिति उतनी ही कमजोर होगी। इसीलिए उसे हमदर्दी की भी शायद जरूरत है और साथियों की भी जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। पेजेश्किन की तरफ से जो बयान आया है वो मुमकिन है इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। महायुद्ध को शुरू हुए 1 सप्ताह से अधिक का वक्त बीत चुका, लेकिन अभी तक तमाम बड़े लीडर्स की मौत के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं।
तेहरान में लगातार अमेरिकी इजराइल बारूद मौत बनकर बरस रहा है। ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, जिससे अरब देशों में खलबली मची है। लेकिन इसी दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने राष्ट्र के नाम संदेश में अब पड़ोसी देशों पर हमला न करने की बात कहकर बड़ा यू टर्न लेने की घोषणा की है। पेशकियान ने स्पष्ट किया कि खामनेई की मौत के बाद बनी लीडरशिप काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि जब तक पड़ोसी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, तब तक ईरान पड़ोसी देशों पर कोई नया हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से अब तक हुए ईरानी अटैक के लिए माफी भी मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी दे रहे हैं। इस पर भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान के बाद कतर के लोगों के मोबाइल पर स्थिति नॉर्मल होने का संदेश भेजा गया, लेकिन उसके ठीक बाद फिर से मिसाइल अटैक चालू हुआ। ईरान ने राष्ट्रपति के बयान के कुछ घंटों बाद यूएई में भी मिसाइल दागी। खामनेई की मौत के बाद जो अस्थायी लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है, उससे 3 लोग चला रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं और उदारवादी माने जाते हैं, जुडिशरी के हेड गुलाम हुसैन मोहसनी एजेई और मौलवी अली रजा अराफी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का जो बयान दिया, उसकी टाइमिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान कर चुका है और दूसरी तरफ ईरानी मिसाइल अटैक के जवाब में सऊदी अरब और यूएई ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के पड़ोसी देशों से माफी मांगने के बयान को अमेरिका ईरान के आत्मसमर्पण की तरह देख रहा है। साथ ही ईरान के साथ अपनी लड़ाई को किसी अंजाम तक ले जाने की खतरनाक तैयारी भी कर रहा है। तेहरान छलनी हो चुका है। मेहराबाद एयरपोर्ट मलबे का ढेर बन चुका है।